बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, आज एहसन शाह की एक ऑडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई और आज आपको इस व्लॉग में हम बताएंगे कि ये ऑडियो कॉल किस जगह की थी और ये ऑडियो कॉल फेक है ओरिजिनल है, क्योंकि बहुत से लोग नीचे कमेंट्स पे जो हमने पिछला व्लॉग किया जिसमें हमने वो ऑडियो लगाई भी और उसको डिस्कस भी किया, उसमें बहुत से लोग नीचे कह रहे थे कि आजकल के एआई दौर में वहाँ पे वीडियो बनाना मुश्किल नहीं है, तो क्या ऑडियो बनाना कितना मुश्किल है, क्या ये फ़ेक है। बहुत से लोग ये सवाल कर रहे थे। तो इस व्लॉग में आपको बताऊंगा कि क्या ये ऑडियो जो वायरल हुई है फ़ेक है या इसकी हकीकत क्या है। और उसके अलावा जो मज़ीद कुछ चीज़ें हम इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे, वो ये करेंगे कि ये फ़ोन कॉल कहाँ की थी। उसके अलावा बहुत से लोग ये कहा करते थे, हमने बहुत से लोगों के व्लॉग सुने कि जेल जो है आपको जेल नॉर्मली आपके लिए एक ऐसी दरसगाह होती है जहाँ पे अगर आप कोई जुर्म करके जाते हैं तो आपको वहाँ पे अपने आप को सुधारना होता है। लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारी यहाँ की जो जेलें हैं उसमें जब कोई शख्स जाता है वो छोटा मुजरिम होता है और जब वो वापस आता है तो एक बड़ा मुजरिम बन के आता है। उस हवाले से भी इस व्लॉग में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि जेल में एहसन शाह जब बिलाज मर्डर केस के बाद इसको पकड़ा गया तो ये इसकी जहनीत क्या थी, इसके जहन में क्या क्या चीज़ें चल रही थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बहुत से लोग ये जो कह रहे हैं कि आजकल एआई जो जनरेटेड ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो बनाना बड़ा आसान है, तो ऐन मुमकिन है कि ये ऑडियो फेक भी हो सकती है। तो मैं इस पर आपको अपना तजिया देता हूँ और मैं साथ आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताऊँगा, क्योंकि चंद अरसा कबल तकरीबन 1 माह पहले हमने कोट लखपत जेल में एक पूरा प्रोग्राम किया था और वहाँ पे जेल के अंदर मौजूद एक पीसीओ होता है जहाँ पे मेरा ख्याल है कि 15-20 फ़ोन लगे हुए थे और वहाँ पे अब ऑडियो कॉल्स के साथ बाकायदा तौर पे वीडियो कॉल्स की सहूलत भी मौजूद है। और मैं वहाँ पे बड़ा हैरान हुआ कि एक जिस तरह आपने लैंडलाइन देखा है, एक टेलीफोन होता है, उसके ऊपर ही स्क्रीन लगी होती है और उसके ऊपर एक कैमरा भी लगा होता है। और वो बता रहे थे कि शायद गालिबन हफ्ते में दो 2 या 3 कॉल्स अलाउ होती हैं और उसका टाइम बाकायदा तौर पे होता है कि इसको इस फलां शख्स को हफ्ते के 2 या 3 घंटे मिलते हैं, इस तरह से मिलते होते हैं। वो तमाम तर डिटेल्स हमारे प्रोग्राम लाहौर पूछता है कि प्लेटफॉर्म पे पढ़ें आप, वो पीसीओ बाकायदा तौर पे देख भी सकते हैं। तो मैंने वो प्रोग्राम करते हुए हमारे साथ वहाँ पे मेरा ख्याल है जेलर मौजूद थे, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या यहाँ पे जो कोई कैदी होता है उसकी फ़ोन कॉल को टेप भी किया जाता है और क्या मामलात होते हैं, कोई शख्स किस किस को कॉल कर सकता है। तो उन्होंने बताया कि कोई भी जो मुजरिम होता है वो यहाँ पे 2 या 3 अपने नंबर लिखवा सकता है। वो उसके पास हफ्ते के कुछ मिनट्स होते हैं, वो उसको उस मिनट्स के दौरान, उस मिनट को पूरे हफ्ते के दौरान इस्तेमाल कर सकता है। और मैंने पूछा कि क्या किसी शख्स का कोई अगर बहुत हीनियस किस्म के क्राइम में हो और वो बहुत को बड़ा मुजरिम हो तो उसकी कॉल भी टेप करते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, अगर महसूस हो कि ये कोई बहुत बड़ा मुजरिम है और ये कोई इस तरह की हरकत भी कर सकता है तो उसको बाकायदा तौर पे टेप भी किया जा सकता है। तो मेरे तजिए के मुताबिक कि जो ऑडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हुई है ये बिल्कुल ठीक है, ये कोई एआई जनरेटेड नहीं है, क्योंकि एहसन शाह की बाकायदा तौर पे आवाज़, उसकी टोन, उसका बोलने का लहजा, उसका अल्फाज को अदा करने का जो तलफ़ुज़ था बिल्कुल वो यही था। और उस खातून जो उसकी बीवी है उसके भी अगर आपने इंटरव्यू सुने हों तो उसकी बिल्कुल यही आवाज़, टोन, तलफ़ुज़ सब कुछ यही था। और मैं तकरीबन 80 to 90% श्योर हूँ कि ये जो कॉल अपनी वो मिसेस को कर रहा था, ये जेल के अंदर मौजूद जो पीसी होता है ये वहाँ से कर रहा था। और देखें कि मैं हैरान हूँ कि वो शख्स जब ये कॉल कर रहा है उस कॉल में ये सारी जो बातें कर रहा है वो बहुत शदीद और नौयत की हसास बातें हैं। कि वो बता रहा है कि मैंने अंदर गैंग तैयार कर लिया, मैं बड़ा जेल का फ़नकार हूँ और मैं निकल के सऊदी अरब जाऊँगा और अपनी आवाम को एक सरप्राइज़ दूँगा। जो लोग मेरे पे बात कर रहे हैं, मेरे पे तनकीद कर रहे हैं, मैं एक सरप्राइज़ दूँगा। और वो जो बदामी बाग वाला है, यहाँ पे ये शकील भट्ट के हवाले से बात कर रहे थे, ये सारी बातें कर रहा है, सिर्फ शकील भट्ट का नाम नहीं ले रहा। मतलब इसको ये पता है कि चीज़ें टेप हो सकती हैं, कोई सुन सकता है। उस शख्स का नाम नहीं ले रहा, उसकी जो अहलियाँ वो आगे से बता रही हैं, वो जो आपको लेके गया था। तो वो तमाम गुफ्तगू हो रही है लेकिन वो नाम नहीं ले रहा इस डर से कि कहीं ये टेप ना हो जाए। मैं हैरान हूं कि वो ये बातें क्यों कर रहा था। और आप उसकी जहनीत का अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स जिस पे अपने दोस्त को कत्ल करने का इल्ज़ाम था
और पूरी दुनिया उसको थू थू कर रही थी कि यार इसने सऊदी अरब में बैठ के रैकी दी, अगर तो वो इस पे इल्ज़ामात गलत होते तो मतलब कि वो जेल उसके लिए गुजारना बड़ा मुश्किल होना था, उसने वहाँ पे डिप्रेशन में चले जाना था। उसने अपनी फैमिली को बताना था कि मुझे गलत फंसा रहे हैं, मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे एहसन शाह मुझे बिलाज जो है वो ख्वाब में आता है, मुझे ये गलत फंसा रहे हैं। लेकिन आप वो सुने कि उसकी जो आवाज़ की एनर्जी है, वो जिस तरह उसकी आवाज़ में करंट है, जिस तरह से वो हंस हंस के बातें कर रहा है और बता रहा है कि अब आगे का प्लान है, हुन मैं फनकार बन गया है, हुन मैं मुंडे तैयार कर लेने, मैं आंधी महीने से एक सरप्राइज दांगा। तो आप देखें कि उसकी कैसी जहनीत होगी, क्या कैफियत होगी। मतलब कि वो जो उस पर पड़ा, जो उस पर इल्ज़ाम लगा, जिस जुर्म में वो गिरफ्तार हुआ, उसके लिए वो तो टेंशन ही नहीं है। वो कह रहा है मैं बाहर आ रहा हूँ और वो आगे की प्लानिंग कर रहा है। और वो वहाँ पे ज़ेरे हिरासत जो गुफ्तगू कर रहा है उसमें उसने अपना पूरा प्लान भी बता दिया। और जब वो नाम लेने की बारी आती है तो शायद बस ये अब यही कहा जा सकता है कि शायद उसका ज़हनी तौर पे वो इतना एक्टिव नहीं था या क्या मामला थे। बल्कि लोग, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जब आपका बुरा वक्त होता है तो आपकी मत मारी जाती है, आपका जहन काम नहीं कर रहा होता, कि आप उसका नाम नहीं ले रहे लेकिन तमाम निशानियां और कहानी आपने पूरी बता दी। और हो सकता है ऐन नाम लेते हुए उसके जहन में आया हो कि यार कुछ सुन ही ना रहा हो, तो उसने कहा नाम ना लीजिएगा। तो आप ये देखें कि वो जो जेल काट रहा था उस पर किसी किस्म की कोई नदामत या एहसास जुर्म नहीं था। वो बिल्कुल फ्रेश होके अपनी फैमिली से, बल्कि अपनी मिसेस से बात कर रहा था और वो इस चीज़ को बता रहा है कि हुन बड़ा फनकार हो गया, हुन चीज़ा सेट हो गया, हुन को वड्डी गेम होएगी। तो बहरहाल ये जितने बड़े हाई प्रोफाइल केस में था, और जो कुछ, क्योंकि मैं बार 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 अपने वीलॉग्स में ये कह रहा था कि CIA ने अगर उसकी वीडियोस वायरल की हैं तो उसके जो उस पर इल्ज़ाम है उसके सबूत वायरल करना आसान है। और ये देखें, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं शुरू से बार बार एक बात कहता था कि CIA एक जिम्मेदार इदारा है, वो तब तक कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं कर सकता जब तक उसके पास सबूत मौजूद ना हो। फिर भी इन तमाम चीज़ों के बावजूद, ये तमाम चीज़ें, मतलब कि उसने बिलाज की रैकी की, उसको मरवाया और वो आगे से प्लानिंग कर रहा था और इसमें शामिल जितने अफसरान हैं उनको जो है मारने की प्लानिंग कर रहा था। वो जितना मर्जी बड़ा मुजरिम था, बतौर पाकिस्तानी शहरी, बतौर जर्नलिस्ट, हम फिर भी मावरा अदालत जो मामला आता है उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। और जो मैं पिछले कुछ दिन से वीलॉग्स कर रहा था जिसमें बता रहा था कि जो डकैती उस पर डाली गई, उस शख्स का जो मुद्दई है उस FIR का, उसको पता तक नहीं है कि क्या मामला आता है, एहसन शाह कौन है, और जिस अंदाज में उसको लेके जाया गया, जिस अंदाज में उसके भाई को नामजद किया गया, हम मावरा अदालत चीज़ों को फिर भी सपोर्ट नहीं करते। लेकिन मैं एक बहुत सीनियर पुलिस अफसर से बात कर रहा था, बहुत से लोग जानते हैं कि वो कौन से पुलिस अफसर हैं, साबिक पुलिस अफसर हैं। उन्होंने मुझे बहरहाल कहा था कि आप मेरे हवाले से फ़िलहाल कोई चीज़ कोर्ट नहीं कीजिएगा, तो मैं उनका नाम यहाँ पे ले नहीं सकता। उन्होंने मुझे बताया कि जब कोई मुजरिम ज़ेरे हिरासत इस तरह से डायरेक्ट उन तमाम अफसरान को धमकियाँ दे रहा हो जो उसको पकड़ के लाए हों या जो उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हों, और तो फिर मामले बड़े ख़राब हो जाते हैं। उस शख्स को दोबारा मुआशरे में छोड़ना और अपने लिए ख़तरा बढ़ा देना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मैं इनकी इस जो मावरा अदालत चीज़ें उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि यार आप अमेंडमेंट्स करें, आप इस्लाहात लेके आएँ, आप अदालत को स्ट्रॉन्ग करें भाई। अगर आप एक वक्त सोचें कि जो बिलाज का जो फैमिली, ये टीपू ट्रका वाले की जो फैमिली का जो दुश्मनी थी, ये जब शुरू हुई, जो भी इनका कोई मर्डर हुआ, अगर इन्हें फौरी तौर पे अदालत में इंसाफ मिल जाता, या जो भी फैमिलीज इन्वॉल्व थी उनको अदालत से इंसाफ मिल जाता, तो आज ये नौबत यहाँ तक आनी ही नहीं थी। ये यहाँ तक नौबत आने की बड़ी वजह यह है कि ये तमाम मामला मावरा अदालत होते रहे, अदालत के बाहर होते रहे, और इसमें पुलिस भी मावरा अदालत करती रही और जो इसमें पार्टी थी वो भी मावरा अदालत करते रहे, क्योंकि किसी को अदालती निज़ाम पे भरोसा ही नहीं था। और मज़ीद जो चीज़ें हो रही हैं उस पर भी देखें कि जिस अंदाज में इसका मुबैना तौर पे इनकाउंटर किया गया, उसको जैसे जैसे हमने उसको उधेरा, उसको आपके सामने रखा, तो वो देखिए उसमें कोई कहानी, कोई सिर पाँव मिल ही नहीं रहा था। तो इसलिए आप बहुत से लोग कह रहे थे कि पता नहीं आप एहसन शाह के हक में बात करें। भाई मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बल्कि मैं इस पर पूरा एक वीडियो करूँगा कि मैं शुरू से इस केस पर क्या सोचता हूँ। जो बिलाज था उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई। वो बहुत अच्छा इंसान था, एक बहुत खूबसूरत इंसान था। मैं जितने लोगों से मिला उन्होंने उसकी तारीफ की, उसके साथ ज्यादती हुई, उसके बड़े करीबी दोस्त ने उसकी रैकी दी। उसकी फैमिली का नुकसान कभी भी पूरा नहीं हो सकता, और इस दुख की घड़ी में हम उस फैमिली के साथ खड़े हैं कि बिलाज जिन जिन अफराद के लिए
माली मदद करता था, बहुत से लोगों के चूल्हे चल रहे थे, बहुत से लोगों की बहनों बेटियों को ब्याह, उनके साथ बहुत ज़्यादती है। बिलाज के वो लोग यानी कि एहसन शाह और उनके बिलाज के कातिलों को बदवाए देते हैं जो उसके खून के रिश्ते में भी नहीं है। वो कहते हैं कि बिलाज भाई हमारी इतनी मदद किया करते हैं कि मैं बता नहीं सकता। एहसन शाह ने जो बदबख्ती की उसके मतलब कि मैं ये कह रहा था कि आपने उसको पूरी कौम के सामने नंगा कर दिया, तो जो एविडेंस है वो भी तो दें। आज वो चीज़ आ गई है तो वो चीज़ उस मजीद साबित होगी कि ये शख्स बजाय कि उस गम में होता, दुख में होता, ये तो बल्कि आगे की प्लानिंग कर रहा था। ये आगे मजीद तैयारी कर रहा था कि अब मैं यहाँ से बड़ा एक मुजरिम बन के निकल रहा था। और बहुत से लोगों के लिए जेल जो होती है वो एक इस्लाही सेंटर होता है, वहाँ पे जाके आपको सुधरने का, सीखने का मौका मिलता है। हम जब प्रोग्राम कर रहे थे वहाँ पे हमने बहुत से हुफ़ाज़ से, बहुत से हाफ़िज़ कुरान से बातचीत की। उन्होंने वहाँ पे अपनी कैद काटते हुए कुरान मजीद हिफ़्ज़ किया, बहुत से लोगों ने दरस निज़ामी किया, बहुत से लोगों ने क्लीन बनाना सीख लिया, ठीक है। और बहुत से लोग जो वहाँ पे दूसरी तरफ निकल पड़ते हैं वो वहाँ पे और उस तरह के लोगों से मिलते हैं। वहाँ पे आप अगर फ़र्ज़ करें कोई कत्ल के इल्ज़ाम में गया तो वहाँ पे बहुत से कातिल होंगे, वहाँ पे बहुत से मुजरिमीन होंगे, और आप उनके साथ मिलके जब निकलेंगे, बजाय कि आप वहाँ पे अपने आप को बेहतर करते, अपनी इस्लाह करते, आप वहाँ से और चीज़ें प्लान करने लग जाते हैं। आप वहाँ से एक और गैंग बना के और कहानी लेके बाहर निकलते हैं। तो यही मामला थे, क्योंकि जो ऑडियो वायरल हुआ उसके मुताबिक एहसन शाह पीछे के जो मामला हुए इसमें दुख पे नहीं था, बल्कि आगे के जो मामला होने वाले थे उसकी प्लानिंग कर रहा था और बड़ा पुरजोश था। तो ये जो बात की जाती है कि ये कि जेल आपको बड़ा मुजरिम बनाती है, ये आपके अपने ऊपर होता है कि अगर आप वहाँ पे जाके इंसान का बच्चा बनना चाहते हैं तो वहाँ पे तमाम चीज़ें मौजूद हैं। वहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम मौजूद है, वहाँ पे आप हिफ्ज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आप दरस निज़ामी कर सकते हैं, वहाँ पे आप कुछ हुनर सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपने वहाँ पर जाके भी फैसला किया कि आपने इंसान नहीं बनना, तो फिर आप वहाँ पर जाके अपनी तरह के और लोगों को ढूंढते हैं और फिर आप वहाँ से ये तैयारी कर रहे होते हैं कि आपने किस तरह से आके बाहर और जो है वो गंद मचाना है। फिर जो ये पुलिस अफसर से मैं रात को मिला, ये जो ऑडियो वायरल हुई है ये मुझे उन्होंने रात को बता दी थी कि इस तरह की नौयत की वीडियो है, आप क्या चाहते हैं। उन्होंने मुझे ये कहा भी हमारी सब ऑफ द रिकॉर्ड चल रही है। उन्होंने कहा आप क्या चाहते हैं कि एक शख्स तमाम पुलिस डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं उनको धमकी दे रहा है, तो क्या इस शख्स को मुआशरे में जब छोड़ा जाएगा तो ये उन तमाम अफराद के साथ ज़्यादती नहीं है जो अपनी जान पे खेल के इन तमाम अफराद को पकड़ने जाते हैं। तो बहरहाल ये एक ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी जो आपके सामने रख रहे हैं। जब इंशाल्लाह मुझे इजाज़त देंगे मैं उनके नाम के साथ बल्कि उनका इंटरव्यू भी करेंगे और आपके गोशगुजार करेंगे। एक आध चीज़ मुझे लग रहा है जो मज़ीद इसमें ऐड करने वाली है, वो ये बता रहे थे उनका क्योंकि तजर्बा बहुत ज़्यादा है। मैंने उन्हें कहा कि नॉर्मली कैसे ट्रेस किया जाता है या कैसे ये पता कराया जाता है या कैसे टेप किया जाता है कि कौन से मुजरिम की आगे वाली एक्टिविटी क्या होने वाली है। उन्होंने कहा कि जब आज से कुछ 10, 15, 20 साल पहले की गेम थी या पहले के मामला थे, मतलब कि 90s की बात कर लें, उस वक्त फ़ोन कॉल या मैसेजेस का सिस्टम तो नहीं होता था, तो उस टाइम ख़त लिखे जाते थे। तो वो कहते हैं कि ख़त से हम अंदाज़ा लगाते थे कि ये निकल रहा है या यहाँ से इसको छूट मिल रही है या ये अब दोबारा मुआशरे में जा रहा है, ये आगे जाके क्या करने वाला है। कहता है हमें उसके ख़त से पता लग जाता था क्योंकि उस टाइम ख़त लिखे जाते थे। उन्होंने बताया अब तो कॉल्स और ये सिस्टम है और जिस पे शक हो उस पर क्यों, मतलब कि वो ज़ेरे कैद है, मतलब कि वो अपनी कैद काट रहा है, तो उस पर क्यों निगरानी या नज़र नहीं रखी जाएगी, क्यों उसको वो ऐसा माहौल, मतलब कि क्या आप क्या चाहते हैं कि उसको वहाँ पे पूरा माहौल दिया जाए कि वहाँ पे वो बैठ के मज़ीद प्लान करे। तो इसलिए बहुत से लोगों को टेप किया जाता है और उनको सुना जाता है कि ये क्या कर रहे हैं, और यही वो असल में टेप थी जो वजह बनी इसके इस तरह के मुबैना इनकाउंटर की। और साथ आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मुझे आज एक मेरे बड़े क्रेडिबल सोर्स ने बताया, उसने कहा ये सिर्फ ओनली ऑडियो नहीं है, बहुत सी मज़ीद ऑडियोज़ आने वाली हैं जिसमें सबूत इससे भी ज़्यादा मजबूत होंगे, और उन्होंने कहा कि बहुत सी वीडियोज़ भी आने वाली हैं। उन्होंने मुझे कहा कि शायद पहले इसका जो आईफोन था, पता नहीं मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई क्योंकि पहले भी वीडियोज़ उसी के मोबाइल से निकली होंगी। उन्होंने कहा अब वो बाकायदा तौर पर उसके तमाम अकाउंट्स पर एक्सेस आ गई है, तो उसमें बहुत सी ऐसी वीडियोज़ हैं जो काबिल एतराज़ हैं और वो बहुत बड़ी तादाद में है, और उसमें बाकायदा तौर पे कमेंट्री जो है वो आपको हैरान परेशान कर देगी। और उन्होंने कहा कि ये बहुत कोई लंबी बात नहीं है, ये आज कल 2-3 दिन में ही वो तमाम तर ऑडियोज़ और वीडियोज़ भी आपके सामने आने वाली हैं। तो मैं इख्तिताम इस चीज़ के साथ कर रहा हूँ कि बिलाज के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई थी, बहुत बड़ा जुल्म हुआ था, और जिसने की थी उसने उसके साथ जुल्म किया था, क्योंकि उसकी अपनी फैमिली तो जिस दर्द से, जिस कर्ब से गुजरी, वो फैमिलीज़ जिनका वो सहारा था,
उन्होंने जो है उसका दर्द महसूस किया, क्योंकि बिलाज उनके घर का किचन चलाता था, उनकी बहनों बेटियों की शादी करवाता था, और उसके बाद बिलाज का दर्द मुझ समेत पूरे पाकिस्तान ने महसूस किया। मैं हल्फन कहता हूँ कि जब मैं इस केस को ये खबर सुनी तो मेरी आंखों में बाकायदा तौर पे आंसू आ गए थे, बाकायदा तौर पे। यार इतना खूबसूरत नौजवान और जिसको अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा हुआ था, जो दुश्मनी से जान छुड़वाना चाहता था, उसको जिस अंदाज में मार दिया गया। फिर उसके बाद एहसन शाह शुरू से ही, मैंने आपको बताया था, बहुत से लोग ये कह रहे थे कि आपने एक वीडियो की थी, आप उसमें इसके किरदार की बात कर रहे थे। भाई मैंने हल्फन कह रहा हूँ कि मैंने अभी तक जो जो बात की है मैंने बिल्कुल ठीक की है, लेकिन मैं इसके किरदार पे बात करने इसलिए बंद कर दिया कि यार अब वो शख्स इस दुनिया में नहीं रहा। अब उसका किया गया जुर्म और उसके साथ जो उसका हुआ, उसके साथ जो वाकया हुआ, जिस तरह उसका एंड हुआ, हम उस पर बात करेंगे। मैंने जो बात की थी उसके किरदार के हवाले से, मैं आज भी उसी पे हूँ, क्योंकि उसकी वीडियोस एविडेंस मौजूद है। अब उस पर मजीद क्या बात करूँ, वो शख्स अब इस दुनिया में नहीं है, तो इस वजह से ना तो हम उसको किसी चीज़ की वो कोई छूट दे रहे हैं, बस ये मैं बात कर रहा हूँ कि मामला मावरा अदालत नहीं होने चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम इस प्लेटफॉर्म से जो आवाज़ उठा रहे थे कि जो भी सबूत मौजूद हैं वो जो CIA है और जो मुतलका इदारे हैं उन्हें चाहिए कि वो भी अवाम के सामने रखें, क्योंकि अवाम इस केस को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है। और इस ऑडियो को इस वक्त लीक करने का मैं आपको मकसद और वजह बता देता हूँ कि बहुत से लोग, क्योंकि हमारा एक इखलाकी रवैया कि जब कोई भी शख्स इस दुनिया से चला जाए या जहान फ़ानी से चले जाए तो हम उसके मुतल्लिक अच्छा गुमान रखते हैं, और रखना भी चाहिए, ये एक अच्छी चीज़ है। तो बहुत से लोग, क्योंकि अब वो दुनिया से जा चुके हैं और जिस अंदाज में गया, क्योंकि वो भी बिलाज भी जवान था और ये भी आपको पता है कि जवान था, तो उसके लिए बहुत से लोगों के दिल में हमदर्दी आ रही थी। तो CIA ने फैसला किया कि हम इस वक्त उस तमाम आवाम जिसके अंदर उसके लिए हमदर्दी जाग रही, उसको दिखाएं कि ये कर क्या क्या रहा था। ये जेल में भी बैठ के अपने आप को सुधार नहीं रहा था, ये जेल में भी बैठ के आगे के मामला को किस अंदाज में मैनेज करने की कोशिश कर रहा था या प्लान करने की कोशिश कर रहा था। एंड पे एक और चीज़ यहाँ पे, अगर हमें कोई आला हुकाम या CIA का कोई भी एहलकार देख रहा हो, हम फिर एक दरख्वास्त करते हैं कि जो रियासती इदारे होते हैं इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। ये जज हो गए, सहाफ़ी हो गए, पुलिस वाले हो गए, क्योंकि इन्होंने जहाँ पे किसी कल्प्रेट को पकड़ना होता है, उसकी निशानदेही करनी होती है, वहीं पे इन पे ये फ़र्ज़ है, इनकी ये ड्यूटी है, इसका हिसाब होगा कि कोई भी बेगुनाह इसमें ना रगड़ा जाए। तो मैं आपसे दरख्वास्त भी करता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ना तो आपसे कभी ये गुनाह करवाए, और जो शख्स जिसने जितना जुर्म किया उसको उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा आईनो कानून और हमारा दीन इस चीज़ का हमें हुक्म देता है कि जो शख्स जो जुर्म करेगा उसका भार वो खुद ही उठाएगा। उसका ना तो कोई रिश्तेदार, ना उसका बहन भाई, जो जो वाक़ईतन कल्प्रेट है उसको सज़ा दें आईनो कानून के मुताबिक, और जो जो नहीं है तो उसको फिर जीने का हक है, वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। ये तमाम तर वीलॉग था, अपनी राय से आप आगाह कीजिएगा। आप तमाम अहबाब जो नीचे कमेंट करते हैं मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, और मैं कोई भी कमेंट, वो मेरे पे तनकीद का हो या कोई अप्रिसिएशन का हो, मैं उसको लाइक भी करता हूँ। तनकीद का हो तो कोशिश करता हूँ अगले वीलॉग में उसकी तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूँ, कोशिश करूँ कि आपके सामने जो आप एक सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब रख सकूँ। ये वीलॉग था, अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।